नमस्कार। हम रसायन विज्ञान में हेलो एल्केन का निर्माण पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे डाई हेलो एल्केन के निर्माण की विधियां। हम पढ़ेंगे आज हेलो एल्केन के निर्माण की विधियां। अब डाई हेलो एल्केन है, उसके निर्माण की विधियों के बारे में हमें बात करना है कि डाई हेलो एल्केन का निर्माण किस प्रकार से होता है और उनकी कौन कौन सी विधियां हैं। तो इस विधियों को जानने के लिए सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम जेम डाई हैलाइड का निर्माण। किसका निर्माण पढ़ेंगे? जेम डाई हैलाइड का निर्माण। नंबर फर्स्ट है जेम डाई हैलाइड का निर्माण। देखो, जेम डाई हैलाइड जो आपने पढ़ा था, जेम डाई हैलाइड, सन्निध या विस्निल डाई हैलाइड या अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। यदि हम जेम डाई हैलाइड की बात करते हैं कि जेम डाई हैलाइड क्या है, तो जेम डाई हैलाइड के बारे में हमें यह ध्यान रखना है कि वह कार्बन जिस पर दोनों हेलोजन परमाणु जुड़े होते हैं। यदि एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन परमाणु जुड़े होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? जेम डाई हैलाइड बोलते हैं। विस्निल या सन्निध डाई हैलाइड क्या होते हैं कि जिन निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर, दो निकटवर्ती कार्बन परमाणु उन पर दोनों पर हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, तो उसको विस्निल या सन्निध डाई हैलाइड बोलेंगे। और श्रृंखला के अंतिम कार्बनों पर या दोनों सिरों पर यदि कोई हेलोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो उसको अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड बोलेंगे। तो आपके पास में सबसे पहला है जेम डाई हैलाइड का निर्माण। और जेम डाई हैलाइड के निर्माण में जो फर्स्ट पोजीशन होती है, उस फर्स्ट पोजीशन की यदि हम बात करते हम कहेंगे कार्बोनिल यौगिकों की PCl5 से क्रिया। देखो, सबसे पहले इसमें जो फर्स्ट बात करेंगे वे होगी नंबर 1 कार्बोनिल यौगिकों की PCl5 से क्रिया। अब यदि हम बात करेंगे भाई कार्बोनिल यौगिक हैं और कार्बोनिल यौगिकों की PCl5 के साथ में अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। जैसे आपके पास में एल्डिहाइड समूह है, चाहे कीटोन समूह है, उसकी क्रिया किसके साथ में करवानी है? हमें PCl5 के साथ में करवानी है। तो हमें किसका निर्माण होगा? जेम डाई हैलाइड का निर्माण होगा। यदि आप कार्बोनिल यौगिक की क्रिया PCl5 के साथ में करवाते हो तो हमें किसका निर्माण होता है? जेम डाई हैलाइड का निर्माण होता है। तो जैसे आप लिखोगे, यह है RCH डबल बॉन्ड O, यानी RCHO है, कौन सा समूह है? एल्डिहाइड समूह। इसकी क्रिया किसके साथ में करवाते हैं? हम PCl5 के साथ में करवाते हैं। किसके साथ में करवाते हैं? PCl5 के साथ में। यदि आप इसकी क्रिया PCl5 के साथ में करवाते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है होता है जेम डाई हैलाइड। यानी यहां से जो ऑक्सीजन है, यदि ये ऑक्सीजन यहां से प्रतिस्थापित होता है इनके साथ में, तो यहां से कितने क्लोरीन आते हैं? 2 क्लोरीन। तो इसको क्या लिखते हैं हम? RCH, Cl और Cl, ये होता है। अब इसके बाद में यहां से क्या बचता है? P, एक ऑक्सीजन और 3 क्लोरीन बचते हैं, उसको क्या लिखते हैं? POCl3 बचते हैं। तो इसमें आपने कहा किसका निर्माण हो रहा है? जेम डाई हैलाइड का निर्माण हो रहा है। यानी एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन समूह उपस्थित है कि नहीं है? यदि एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन समूह उपस्थित होते हैं तो उसको हम जेम डाई हैलाइड बोलते हैं। तो ये हो गया जेम डाई हैलाइड। ये क्या था आपके पास में? एल्डिहाइड। यदि इसी प्रकार से हम कीटोन की बात करें कि CR डबल बॉन्ड O, ये कीटोन है। यदि कीटोन की क्रिया किसके साथ में करवाएं? हम PCl5 के साथ में करवाएं। यदि कीटोन की क्रिया PCl5 के साथ में करवाते हैं तो इसका यहां से अपघटन होता है, तो यहां से कितने क्लोरीन आते हैं? 2 क्लोरीन। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? CrCl और Cl प्लस P, ये फास्फोरस है, ये ऑक्सीजन, क्लोरीन कितने बचे? 3, तो POCl3। तो यहां पे भी आपके पास में जेम डाई हैलाइड है, क्योंकि ये एक वलय हो जाएगी। इसमें इस कार्बन पर ही दोनों हेलोजन समूह है कि नहीं है? यदि एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन परमाणु पाए जाते हैं तो उसको हम जेम डाई हैलाइड की संख्या देते हैं। तो ये होता है आपका जेम डाई हैलाइड के बारे में। अब जेम डाई हैलाइड का निर्माण हम कार्बोनिल यौगिकों से कर रहे थे, तो कार्बोनिल यौगिकों की क्रिया किसके साथ में करवा रहे थे? PCl5 के साथ में। और किसका निर्माण होता? जेम डाई हैलाइड का निर्माण। अब अगला टॉपिक है, उसमें लेते हैं एल्कोहल का HX से योग। देखो, यदि हम एल्कोहल की HX के साथ में योग करवाते हैं तो उससे किस प्रकार से यौगिकों का निर्माण होता है उनकी हम बात करेंगे। तो नंबर 2 है कि एल्कोहल का HX के साथ योग, या आप एल्कोहल की प्रकृति के रूप में न लेके वहां पर हम बात करते हैं एल्काइनो
का HX के साथ योग, यानी एल्काइनों पर HX के साथ योग कैसे करवाते हैं? एल्काइनों पर HX का योग। अब आपको एल्काइन लेना है, उस पर योग किसका करवाना है? HX का। HX का मतलब क्या है? हाइड्रोजन है, और X का मतलब क्या है? यहाँ पे हैलोजन समूह, जो फिर कल बार आई वाला जो समूह है उसमें क्या लेना है? X लेना है। अब एल्काइन लेना है, कोई ट्रिपल बंध लेना है, उसकी क्रिया किसके साथ में करवानी है? HX के साथ में करवानी। अब HX के साथ में करवाते तो हमें प्राप्त क्या होना चाहिए? जेम डाई हैलाइड का निर्माण होना चाहिए। किसका निर्माण होना चाहिए? जेम डाई हैलाइड का निर्माण होना चाहिए। तो आप एल्काइन लो, जैसे आपने लिखा CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HCl, इसके साथ में यदि क्रिया करवाते हैं, तो इसके साथ में यदि आप क्रिया करवाओगे तो यहां पे कितना अणु ले लिया आपने? 2 अणु ले लिए। अब 2 अणु लेने के बाद में ये दोनों हाइड्रोजन कहां पे लगेंगे? इस कार्बन पे, और ये दोनों क्लोरीन किस पे लग जाएंगे? इस पे। तो यहां पे क्या हो जाएगा? CH3, यहां पे सिंगल बॉन्ड, यहां पे CH Cl और Cl। तो यही प्रकृति है कि जो दोनों क्लोरीन है वे एक ही कार्बन पे जुड़ रहे हैं, तो निर्माण किसका हो रहा है? जेम डाई हैलाइड का। और यहां पे एल्काइनों पर HX का जो योग है, ये जो योग की प्रकृति है, आपने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था मार्कोनिकोफ का नियम। यहां पे ये मार्कोनिकोफ के नियम की पालना करते हुए किसका निर्माण कर रहा है? जेम डाई हैलाइड का निर्माण कर रहा है। कि जब हम एल्काइन की क्रिया HX के साथ में करवाते हैं, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ में करवाते हैं, तो हमें जेम डाई हैलाइड का निर्माण होता है। अब इसके बाद में जेम डाई हैलाइडों के बाद में दूसरा कौन सा रूप होता है? विस्निल डाई हैलाइडों का निर्माण। किसका निर्माण होता है? विस्निल डाई हैलाइडों का निर्माण। अब देखो, ये जेम डाई हैलाइड वाले हो गए दोनों। अब इसके बाद में हम बात करते हैं विस्निल डाई हैलाइड का निर्माण। विस्निल डाई हैलाइड क्या होते हैं? कि यदि दो निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं पर हैलोजन समूह जुड़े होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? विस्निल डाई हैलाइड। विस्निल डाई हैलाइडों का निर्माण। विस्निल डाई हैलाइडों का निर्माण। अब विस्निल डाई हैलाइड क्या है? कि विस्निल डाई हैलाइड की हम बात करेंगे, सबसे पहले ये कहेंगे कि यदि आपके पास में कोई कार्बन की चेन दे रखी है और उस कार्बन की चेन में दो निकटवर्ती पास पास वाले कार्बन समूह पर कोई हैलोजन समूह जुड़ा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? विस्निल डाई हैलाइडों का निर्माण। विस्निल डाई हैलाइडों में जो सबसे पहले हम रिएक्शन करवाएंगे वो करवाएंगे एल्कीन से। किससे करवाएंगे? एल्कीन से। तो देखो, एक नंबर बात करते हैं हम एल्कीन से। एल्कीन में सबसे पहले हम यही कहते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन है। इसकी क्रिया किसके साथ में करवा दें? हम X2 के साथ में करवाते हैं। X2 का मतलब आपने क्या लिया? Cl2 कह सकते हो आप। यदि X2 के साथ में क्रिया करवाते हैं तो यहां से क्या आता है? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक X इसके साथ में, एक X इसके साथ में, तो यहां से क्या आता है? X, और यहां से क्या आता है? X। यानी ये दोनों निकटवर्ती कार्बन है, और इन दोनों निकटवर्ती कार्बन पर कौन जुड़े हुए हैं? हैलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम? विस्निल डाई हैलाइड। क्या बोलेंगे? विस्निल डाई हैलाइड। यानी दो निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर हैलोजन समूह जुड़े हैं, तो उसको हम विस्निल डाई हैलाइड की संख्या देते हैं। और विस्निल डाई हैलाइड का निर्माण हम सबसे पहले किससे करते हैं? एल्कीन से करते हैं। अब एल्कीन के बाद में हम बात करते हैं ग्लाइकोल से। किससे बात करते हैं? ग्लाइकोल से। अब यदि यहां पे एक चीज और ध्यान रखना है कि यदि एल्कीन की क्रिया आप X2 के साथ में करो तो यहां पे उत्प्रेरक लेना है, और वे उत्प्रेरक लेना CCl4। क्या लेना है? CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, यदि CCl4 के साथ में। अब नंबर 2 बात करते हैं ग्लाइकोल से। ग्लाइकोल से किससे करवाते हैं? ग्लाइकोल से। अब ग्लाइकोल से देखना, CH2OH CH2OH। अब इसकी क्रिया करवानी है हमें PCl5 के साथ में। किसके साथ में करवानी है? PCl5 के साथ में। यदि हम ग्लाइकोल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, किसके साथ में? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। यदि हम ग्लाइकोल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में करवाते हैं तो हमें विस्निल डाई हैलाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? विस्निल डाई हैलाइड का निर्माण होता है। अब देखो, यहां पे कितना ले लिया आपने? 2 अणु। यहां से सबसे पहले यदि हम यौगिक को हटाते हैं, यहां से दोनों OH हटते हैं, तो यहां पे 2 क्या जुड़ जाते हैं? Cl जुड़ जाते हैं। तो इसको क्या लिखोगे? CH2Cl CH2Cl। तो ये तो विस्निल डाई हैलाइड हो गया। अब इसके बाद में देखो, यहां से 2 हाइड्रोजन और यहां से 2 क्लोरीन, तो 2HCl होता है नहीं होता? ठीक है। अब 2HCl के बाद में देखो, यहां से P कितने? 2,
ऑक्सीजन कितने 2, क्लोरीन कितने 6 बचे, तो इसको क्या लिखेंगे 2POCl3 लिख देंगे। तो ये 2POCl3 है, तो इस यौगिक को हम क्या बोलेंगे विस्निल डाइहैलाइड। कि जब ग्लाइकोल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करवाई जाती है तो हमें विस्निल डाइहैलाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, विस्निल डाइहैलाइड का निर्माण होता है। और इस विस्निल डाइहैलाइड के निर्माण की प्रकृति ऐसी होती है। अब इनके बाद में जो अगला टॉपिक आता है कि जेम हो गया, विस्निल हो गया, अब हम आगे बात करेंगे अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड का निर्माण। अब अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड में क्या कहता कि यदि आपके पास में कोई कार्बन की चेन है, उसके दोनों अंतिम सिरों पर, दोनों लास्ट वाले सिरों पर, या हम कह सकते हैं श्रृंखला के प्रारंभ कार्बन पे और अंतिम कार्बन पे हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं, तो उसे अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड की संज्ञा देते हैं। अब जो टॉपिक है वह अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड का निर्माण। अब अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड का हमें निर्माण करना है। देखो अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड के निर्माण की बात करेंगे हम। अब अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड का निर्माण। अब अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड का निर्माण है, तो अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड के निर्माण की जो क्रिया है, इस क्रिया में जो सबसे पहले हम जो कार्बन लेंगे वे लेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों के। जो भी आपके पास में कार्बोक्सिलिक अम्ल ले रखे हैं, उन कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों से इसकी क्रिया करवाएंगे। कि यदि आपको एक कार्बोक्सिलिक अम्ल लेना है और उसकी सिल्वर लवणों के साथ में हम क्रिया करवाते हैं, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में आप लिख सकते हो यहां पे कार्बोक्सिलिक अम्लों की सिल्वर लवणों से। अब कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों की बात करते हैं, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं और उनके लवण कैसे लेना है, सिल्वर लवण लेना है, तो आप ये लिखोगे CH2COOAG, यहां पे CH2COOAG। अब आपके पास में ये यौगिक है जो यहां पे देखो RCOR है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इस R की जगह क्या ले लिया आपने Ag, और वापस इस R की जगह क्या ले लिया Ag। जो ये यौगिक है, इस यौगिक की क्रिया हम करवाते हैं Br2 के साथ। किसके साथ करवाते हैं, Br2 के साथ। और इसको किसकी उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में। तो जो ये यौगिक बना है, इस यौगिक का जो नाम है वह एपिडिक अम्ल का सिल्वर लवण है। क्या नाम है इसका, एपिडिक अम्ल का सिल्वर लवण। अब देखो इसकी बात करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एपिडिक अम्ल का सिल्वर लवण। अब एपिडिक अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया किसके साथ में करवानी है, हमें Br2 के साथ में करवानी है, CCl4 की उपस्थिति में करवानी है। तो यहां से जो आपके पास में यौगिक है, इस यौगिक में यहां पे और कितने अणु बढ़ाने, 2 अणु बढ़ाने, यहां से 2 AgBr मुक्त हो जाएंगे, और यहां पे देखो CO2 और यहां से भी क्या हो जाएंगे CO2, तो 2CO2 हो जाएगा। अब यहां से क्या बता, CH3 CH2 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 Br Br, 4 Br है, 2 यहां पे आ गए। तो ये देखो एक श्रृंखला है, इस श्रृंखला का प्रथम कार्बन इसको माना तो अंतिम कार्बन ये हो गया, प्रथम कार्बन इसको माना तो अंतिम कार्बन ये हो गया, और जहां पे अंतिम सिरों पर हेलोजन परमाणु जुड़े होते हैं उसे हम अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड की संज्ञा देते हैं। अब यहां पे क्या है, CO2 है, तो प्लस में क्या लिख सकते हो CO2। कितने CO2 है, 1 और 2, तो क्या लिख दिया 2CO2 प्लस यहां से क्या बना Ag और यहां से क्या है Br, तो इसको क्या लिख सकते हो 2AgBr। तो आपको ये ध्यान देना है कि यदि हम कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों से क्रिया करवाते हैं, यानी एपिडिक अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया Br2 के साथ CCl4 की उपस्थिति में करवाते हैं, तो हमें अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड का निर्माण होता है। सिंपल से शब्दों में ये ध्यान रखना है। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि जेम डाइहैलाइड, विस्निल डाइहैलाइड और अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड के निर्माण आपके समझ में आ गया होगा। अब यहां तक आपको इनके निर्माण की विधियां थी, विशेष तौर से आपको ध्यान रखने पे किस प्रकार से अभिक्रिया होती है, किन के निर्माण में इसकी बात होती है, तो यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब जस्ट इसके आगे यदि हम चलते हैं तो वह डाइहैलो एल्केनों के भौतिक गुणधर्मों के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो देखो, यदि हम
डाई हेलो एल्केनो के निर्माण की विधियां ये थी तीनों का हमने निर्माण किया और तीनों का निर्माण कंप्लीट हुआ। अब यदि हम बात करेंगे आगे तो वह बात है कि डाई हेलो एल्केनो के भौतिक गुण। डाई हेलो एल्केनो के भौतिक गुणधर्म। डाई हेलो एल्केनो के भौतिक गुणधर्म। देखो भौतिक गुणधर्म की हमें सबसे पहले बात करनी है तो नंबर 1 बात करेंगे कि जितने भी डाई हेलो एल्केन होते हैं वह होते हैं रंगहीन। कैसे होते हैं? रंगहीन, यानी कलरलेस होते हैं, इनका कोई भी रंग नहीं होता है। नंबर आगे ये कह सकते हैं कि जितने भी डाई हेलो एल्केन होते हैं ये मधुर गंध युक्त द्रव में होते हैं। यानी जो डाई हेलो एल्केन है ये रंगीन होते हैं। दूसरी चीज कह सकते हैं मधुर इनकी गंध होती है, मीठी गंध के रूप में ये पाए जाते हैं। किसकी प्रकृति में? द्रव की प्रकृति में। नंबर 2 ये कह सकते हैं कि जितने भी डाई हेलो एल्केन है ये जल से कैसे होते हैं? भारी होते हैं। जल की तुलना में इनका मान भार क्या होता है? अधिक होता है। तो ये कह सकते हैं यह जल से भारी होते हैं। नंबर 3 ये जल में अविलय, या इसको क्या कह सकते हैं? घुलनशील होते हैं। यानी ये जल में अविलय होते हैं, यानी जल में विलय नहीं होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं। और नंबर 4 कह सकते हैं ये कार्बनिक विलायकों में कैसे होते हैं? विलय होते हैं। यह कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। यानी डाई हेलो एल्केन के भौतिक गुणों में ये रंगीन होते हैं, ये मधुर गंध युक्त द्रव होते हैं, ये जल से भारी होते हैं, ये जल में अविलय या अघुलनशील होते हैं और ये कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। ये डाई एल्केनों के सामान्यतः भौतिक गुण होते हैं जो हमें पर्टिकुलर तरीके से ध्यान रखना है, इनको याद रखना है। अब इसके बाद में जो सबसे आगे हम बात करेंगे वह करेंगे डाई हेलो एल्केनों के रासायनिक गुण। और रासायनिक गुणों में जो फर्स्ट स्टेप आएगा वह आएगा जल अपघटन। क्या आएगा? जल अपघटन। अब देखो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट आगे जो बात करेंगे वह करेंगे डाई हेलो एल्केनों के रासायनिक गुणधर्म। डाई हेलो एल्केनों के रासायनिक गुणधर्म। डाई हेलो एल्केनों के रासायनिक गुणधर्म। अब डाई हेलो एल्केनों के रासायनिक गुणधर्म में जो फर्स्ट हम टॉपिक लेंगे वह लेंगे जल अपघटन। क्या लेंगे? जल अपघटन। जल अपघटन। अब देखो जल अपघटन की यदि हम बात करते हैं भाई जल अपघटन किस प्रकार से होता है, तो जितने भी डाई हेलो एल्केन होते हैं और उनका हम क्या करवाते हैं? जल अपघटन करवाते हैं। जैसे आपने सबसे पहले लिया जेम डाई हैलाइड। क्या लिया? जेम डाई। अब आप यदि इनके निर्माण की बात करते हो, जैसे जल अपघटन की बात करते हैं, तो आपने सबसे पहले क्या ले लिया? जेम डाई हैलाइड ले लिया। और यदि जेम डाई हैलाइड की क्रिया KOH के साथ में करवाते हैं, KOH के साथ में करवाते हैं, तो KOH के साथ में करवाने पर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवाने पर, तो आपको जेम डाई हैलाइड का कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? जेम डाई हैलाइड का कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होता है। तो हमें यह ध्यान देना है कि तो जल अपघटन करवाएंगे उसमें आपको कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होगा, तो उसकी प्रकृति कैसी रहेगी उसके बारे में हम यदि सबसे पहले बात करेंगे। देखो CH3CH Cl ये आपके पास में यौगिक है। अब इसकी क्रिया यदि हम करवाते हैं KOH के साथ, किसके साथ करवाते हैं? KOH के साथ में। अब यहां पे क्लोरीन कितने? 2। यहां पे पोटेशियम कितना? 1। कितना ले ली? 2। तो यहां से 2 क्लोरीन और 2 पोटेशियम माइनस क्या लिख सकते हैं? 2KCl लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? अब यहां पे CH3 CHOH कितने? 2। तो इसको क्या लिखोगे? CH3 CHOH OH। अब
ये चीज यदि हम लिखेंगे तो इसमें यहां पे ध्यान दो, देखें कि अब हमें कार्बोनिल यौगिक निर्माण होगा, तो जेम डाइहैलाइड कार्बोनिल यौगिक, तो यहां से OH और यहां से क्या आ गया H, तो माइनस क्या हो गया H2 हुआ कि नहीं हुआ। अब माइनस H2 हुआ तो यहां से क्या बचा CH3 CHO CH3 CHO, यही बचा कि नहीं बचा। ये क्या कार्बोनिल यौगिक है, यानी एल्डिहाइड का रूप है कि नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि यदि आपके पास में जेम डाइहैलाइड है और जेम डाइहैलाइडों को हम क्या करवाते हैं, जल अपघटन करवाते हैं। जेम डाइहैलाइड की क्रिया KOH के साथ में करवाते हैं, तो ये जलीय रूप, यहां पे क्या था KOH की प्रकृति, यहां पे दोनों OH समूह आ जाते हैं और इनका इससे यहां से क्या मुक्त हो जाता है H2 मुक्त हो जाता है और यहां से क्या बचता है कार्बोनिल यौगिक बचता है। तो अब तो जल अपघटन की जो प्रकृति है, उस जल अपघटन की प्रकृति में आपको ये विशेष तौर से इसका ध्यान रखना है, इस प्रकार से इनके यौगिकों का निर्माण होता है। अब जेम डाइहैलाइड का आप एक एग्जांपल और ले लो कि भाई जेम डाइहैलाइड हम और किस प्रकार से इसकी अभिक्रिया करवा सकते हैं। तो देखो ध्यान से कि यदि मैं यहां पे लिखूं कि, चलो इसको ऊपर लिख लेते हैं कि भाई किस प्रकार से इनका निर्माण हमें करना है। यदि आप CH3 CCl Cl CH3, ये भी जेम डाइहैलाइड है, और यदि इस जेम डाइहैलाइड की क्रिया हम करवाते हैं KOH के साथ में, किसके साथ में करवाते हैं KOH के साथ में, तो सीधा सा है यहाँ पे क्या कितना है 1, यहाँ पे Cl कितने 2, कितना अणु कर लिए 2, तो यहाँ से यदि हम इसका अपघटन करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये 2KCl, तो माइनस क्या लिखेंगे 2KCl। अब यहाँ पे OH दो इनके स्थान पे जुड़ जाएंगे तो क्या लिखेंगे CH3 COH OH CH3, ये लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। यदि ये लिखने के बाद में इसकी हम अपघटनीय बात करेंगे भाई किस प्रकार से इनका अपघटन होगा, तो यहां से OH और यहां से H, माइनस क्या हो जाएगा H2 हो जाएगा, जल अपघटन हो जाएगा, और जल अपघटन होने के बाद में यहाँ पे क्या बचेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये किसका रूप आ जाएगा कीटोन का रूप, किसका रूप आ जाएगा कीटोन का रूप। ये किसका रूप था एल्डिहाइड का रूप। तो हम यही कहते हैं कि यदि हमें डाई जो अपघटनीय बात कर रहे थे कार्बोनिल यौगिकों की, तो उसमें जल अपघटन करवाते, और जल अपघटन के रूप में आपको क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड प्राप्त हुआ था और यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ कीटोन प्राप्त हुआ था, किसके रूप में जेम डाइहैलाइडों के रूप में। अब जेम डाइहैलाइडों के बाद में अगला कौन सा आता है, वह आता है आपका विस्निल डाइहैलाइड। यदि हम विस्निल डाइहैलाइड की बात करें, भाई विस्निल डाइहैलाइड का अपघटन किस प्रकार से हमें करवाना है, तो विस्निल डाइहैलाइड के लिए अब देखते हैं। विस्निल, या इसको क्या बोलते हैं सन्निध डाइहैलाइड। विस्निल या सन्निध डाइहैलाइड है। विस्निल या सन्निध डाइहैलाइड की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि सबसे पहले आपको हैलाइड गैस लेना है, विस्निल या सन्निध डाइहैलाइड लेना है, और विस्निल या सन्निध डाइहैलाइड की क्रिया किसके साथ में करवानी है KOH के साथ में करवानी है। तो यदि आप KOH के साथ में इसकी क्रिया करवाओगे तो हमें ग्लाइकोल का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा ग्लाइकोल का। जैसे आपने लिखा CH2 यहां पे लिखा Cl ऐसा लिख दो। अब यदि ये विस्निल डाइहैलाइड है, क्योंकि दो निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं पे हैलोजन समूह जुड़े हुए नहीं जुड़े हुए, तो उसको क्या बोलते हैं विस्निल डाइहैलाइड। अब इसकी क्रिया हम किसके साथ में करवाएंगे KOH के साथ में। तो इसको ऐसे नहीं लिखे, थोड़ा टेक्निकल रूप में लिख लो इस प्रकार से, इसको ऐसे लिखो कि CH2Cl बात एक ही है। यहां पे लिखते हैं हम KOH, क्या लिखते हैं KOH। यहां पे कितना अणु ले लो 2 अणु। अब 2 अणुओं के साथ में यदि हम क्रिया करवाएंगे तो यहां से क्या जाएगा 2KCl आएगा कि नहीं आएगा, तो माइनस क्या लिख देना यहां पे 2KCl। अब यहां से OH कितने बचे 2, एक यहां पे और एक यहां पे, तो क्या लिख देना इसको CH2OH। इसको हम क्या बोलते हैं ग्लाइकोल। क्या बोलते हैं ग्लाइकोल बोलते हैं इसको। तो ये ग्लाइकोल प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ कि विस्निल डाइहैलाइडों की क्रिया KOH के साथ में करवाने पर हमें ग्लाइकोल का निर्माण होता है। तो ये था आपका विस्निल या सन्निध डाइहैलाइड के निर्माण में। अब जो विस्निल और सन्निध डाइहैलाइड निर्माण है, इसके बाद में जो हम अगला टॉपिक लेते हैं वह टॉपिक है आपका विहाइड्रोजनीकरण। क्या है विहाइड्रोजनीकरण। अब उस विहाइड्रोजनीकरण में हम ये कह सकते हैं विहाइड्रोहेलोजनीकरण की संख्या देंगे और केवल एक विहाइड्रोजनीकरण। तो विहाइड्रोहेलोजनीकरण की हम बात करते हैं सबसे पहले। विहाइड्रोहेलोजनीकरण।
अब देखो यहां पे आपके पास में नाम क्या लिखा है, वी, यहां पे हाइड्रो और यहां पे हेलोजनीकरण। तो इसका वी हाइड्रो हेलोजनीकरण का मतलब है कि आपको सबसे पहले लेना है डाई हैलाइड। क्या लेना है, डाई हैलाइड। और डाई हैलाइड की जो क्रिया करवानी है किसके साथ में करवानी है, KOH के साथ। यदि हम वी हाइड्रो हेलोजनीकरण में डाई हैलाइड की क्रिया KOH के साथ में करवाते हैं तो हमें संगत एल्काइन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, संगत एल्काइन का निर्माण होता है। तो सबसे पहले आप चाहे कोई सा भी डाई हैलाइड लो, चाहे जेम डाई हैलाइड लो, चाहे विस्निल डाई हैलाइड लो, उनकी क्रिया किसके साथ में करवानी है, जलीय KOH के साथ में करवानी है, तो हमें संगत एल्काइन का निर्माण होगा। जैसे आपने लिखा CH3 CHClCl, ये जेम डाई हैलाइड है। और इस जेम डाई हैलाइड की क्रिया आप करवा दो जलीय KOH की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में करवा दो, जलीय KOH की उपस्थिति में। अब यहां पे यदि जलीय KOH की उपस्थिति में क्रिया करता है तो जलीय KOH की उपस्थिति में क्रिया करने पर देखो यहां पे हाइड्रोजन कितने, 2 और एक 3 है, और यहां पे कितने, 2। तो यहां से 2 हाइड्रोजन किसके साथ में जुड़ते हैं, 2 Cl के साथ में जुड़ते हैं, तो क्या होता है 2HCl माइनस होता है। तो आपको प्राप्त क्या होता है, संगत एल्काइन। संगत एल्काइन का मतलब है जिसके दोनों तरफ कार्बन परमाणु की क्या होगी, समान होगी। तो यहां से क्या CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HCl कितने, 2। तो ये क्या प्राप्त होगा आपको, संगत एल्काइन का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, संगत एल्काइन का निर्माण होगा, वह वी हाइड्रो हेलोजनीकरण के रूप में होगा। तो हमें ये ध्यान देना है कि यदि हम किसी भी प्रकार के डाई हैलाइड की क्रिया जलीय KOH के साथ में करवाते हैं तो हमें संगत एल्काइन का निर्माण होता है। यदि हम एक एग्जाम्पल जेम के अलावा हम क्या ले सकते हैं, विष भी ले सकते हैं, अल्फा ओमेगा ले सकते हैं। जैसे आपने लिखा यहाँ पे CH2ClCl, ये कैसा है, विस्निल डाई हैलाइड है। और यहां पे क्रिया किसके साथ करवाना आपको, जलीय KOH के साथ में। किसके साथ में करवानी है, जलीय KOH के साथ में। तो यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक क्लोरीन, यहां से एक क्लोरीन, तो ये इस प्रकार के यौगिक हो जाएगा। तो यहां पे क्या आएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2HCl। तो ये संगत एल्काइन प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। इस संगत एल्काइन को हम किसके रूप में संज्ञा देंगे, वी हाइड्रो हेलोजनीकरण के रूप में संज्ञा देंगे। अब वी हाइड्रो हेलोजनीकरण के बाद में आता है वी हेलोजनीकरण। क्या आता है, वी हेलोजनीकरण। अब देखो वी हेलोजनीकरण के रूप में हमें यह ध्यान देना है कि यदि हम किसी भी प्रकार का हेलाइड लेते हैं और उस हेलाइड की क्रिया जिंक धातु के साथ में करवाते हैं, जैसे Zn के साथ में करवाई और जिंक धातु के साथ में करवाते हैं, तो हमें उसका एल्कीनीय रूप प्राप्त होता है। कौन सा रूप प्राप्त होता है, एल्कीनीय रूप प्राप्त होता है। जैसे आपने, अब हम बात करते हैं वी हाइड्रो हेलोजनीकरण के बाद में वी हेलोजनीकरण। तो ध्यान देना यहां पे वी हाइड्रो हेलोजनीकरण के बाद में हम बात करेंगे, जो आपका टॉपिक रहेगा उसका नाम है, वह है आपके वी हेलोजनीकरण। वी हेलोजनीकरण में हम सबसे पहले इजीली वे में ये देखते हैं, इधर देखो, देखें वी हेलोजनीकरण। अब इस वी हेलोजनीकरण में चाहे तो आप जेम डाई हैलाइड लो, चाहे आप विस्निल डाई हैलाइड लो, कोई सा भी एक हैलाइड लेना है और उसके 2 समान अणु लेने हैं और उन दोनों समान अणुओं किसके साथ में करवानी है, हमें Zn के साथ में करवानी। तो समान अणुओं के रूप में हम ये कह सकते हैं, जैसे आपने लिया CH3 CHClCl प्लस Zn। यहां पे चाहे आप वापस इस अणु को लिख दो, चाहे यहां पर 2 लिख दो, जैसे आपने वापस लिख दिया CH3 CHClCl। ये यौगिक प्राप्त लिखा है आपने। तो ये आपके पास में जो दोनों हैलाइड है, ये दोनों हैलाइड कैसे हैं, जेम डाई हैलाइड है। कैसे हैं, जेम डाई हैलाइड। यहां पे आपने क्या लिया, जिंक लिया। अब जिंक के साथ में इनकी क्रिया करवानी है, तो क्रिया करवाने वक्त आपको ये ध्यान रखना है, एक Zn होता है, उसके लिए कितने क्लोरीन की आवश्यकता होती है, 2 की। तो यहां पे कितने Zn है, 2, तो कुल कितने क्लोरीन की आवश्यकता होगी, 4 की। तो ये एक इस प्रकार से 2ZnCl2 का निर्माण हो जाएगा। यहां पे क्या बचेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस 2ZnCl2। ये प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, इसको द्विबंध है तो क्या बोलेंगे, ब्यूटीन। क्या बोलेंगे, ब्यूटीन। तो ये ब्यूटीन के रूप में संज्ञा इसकी दी जाएगी। यदि आप जो जेम डाई हैलाइड है,
इस जेम डाइहैलाइड की क्रिया आप ब्यूटेन में नहीं करो, एक अन्य यौगिक ले लो, जैसे आपने ले लिया इसका रूप जो लिया है वह ले लिया अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड में। अब अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड के यौगिक जब परस्पर क्रिया करते हैं और उनकी क्रिया भी किसके साथ में करवाई जाती है, जिंक के साथ में करवाई जाती है, तो आपको चक्रीय यौगिक प्राप्त हो जाता है। कैसा यौगिक प्राप्त हो जाता है? चक्रीय यौगिक प्राप्त हो जाता है। अब चक्रीय यौगिक के बारे में हमें ध्यान देना, तो हम ऐसे बात करेंगे कि भाई जैसे आपने लिखा CH2 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 Cl Cl, तो ये कार्बनिक रिंग है और इस कार्बनिक रिंग में ये प्रथम कार्बन हो गया, ये अंतिम कार्बन हो गया, दोनों पर हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, तो ये अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड है। इसकी क्रिया किसके साथ में करवाते हैं हम? Zn के साथ में। तो Zn के साथ में करवाते हैं इसकी क्रिया, तो Zn के साथ में क्रिया करवाने वक्त देखना कि एक Zn है, Cl है, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे ZnCl2 बन जाएगा, और ZnCl2 के बाद में इसको क्या लिखोगे आप? CH2 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 CH2, ये बॉन्ड यहाँ पे जुड़ जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा? ZnCl2 आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? चक्रीय पेंटेन। क्या बोलेंगे? चक्रीय पेंटेन की संख्या दे देंगे, क्योंकि ये चक्रीय वलय के रूप में आ जाएगा और यहाँ पे ये चक्रीय पेंटेन बन जाएगा और यहाँ से ZnCl2 क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। तो ये सामान्यतः हमें वी हेलोजनीकरण के निर्माण के रूप थे, और इन वी हेलोजनीकरण के निर्माण के बाद में यदि हम बात करेंगे तो वह होगा डाई हेलो एल्केन के उपयोग। तो यहां तक हमें यह देखना है कि वी हेलोजनीकरण की जो रिएक्शन है, इन दोनों रिएक्शनों को ध्यान से देखना, एक बार अपने हाथ से प्रैक्टिस करना। यदि भी किसी प्रकार का आपको कोई कंफ्यूज हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना और अच्छी तरह से इनको समझना। मैं आपसे आशा करूंगा कि जो मेरा द्वारा बताया गया वह आपके समझ में आ गया होगा। और इसके जस्ट आगे यदि हम बात करते हैं वह हम बात करेंगे डाई हेलो एल्केन के उपयोग। तो देखो डाई हेलो एल्केन के उपयोग की बात कर लेते हैं। भाई डाई हेलो एल्केन के उपयोग किस किस में किए जाते हैं, तो फिर आपका ये डाई हेलो एल्केन क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। डाई हेलो एल्केन के उपयोग, इसमें पहला उपयोग होता है जितने भी रबर होते हैं उन रबर के विलायकों के रूप में, रबर के विलायकों के रूप में। देखो यहां पे नाम आया विलायक, जो हम फर्स्ट टॉपिक सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन में तीन चीजें हैं, एक विलय है, एक विलायक है और एक क्या है? विलयन। यानी जिसमें घुलने की क्षमता है वे तो क्या है? विलय। जिसमें घोलने की क्षमता है वे क्या है? विलायक। और दोनों का बड़ा मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन। तो ये रबर को किसमें उपयोग करता है? घोलने में उपयोगी करते हैं। जितने भी डाई हेलो एल्केन यौगिक होते हैं वह रबर को किसमें उपयोग करते हैं? घोलने के रूप में इनका उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से यदि हम इसके अन्य यौगिकों की बात करें तो जैसे मेथिलीन क्लोराइड है, चाहे मेथिलीन क्लोराइड हो चाहे उसके कोई दूसरे रूप हो, मेथिलीन क्लोराइड है, इसका उपयोग औषधि या जितने भी आहार उद्योग होते हैं उनके निष्कर्षण में किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे मेथिलीन क्लोराइड, तो जो मेथिलीन क्लोराइड है इसका उपयोग हम औषधियों के रूप में भी कर सकते हैं या इसका उपयोग हम आहार उद्योग में भी किया जा सकते हैं। यानी मेथिलीन क्लोराइड एक ऐसा डाइहैलाइड है जिसका उपयोग जितने भी प्रकृति में औषधियां बनाई जाती हैं उनमें उसका उपयोग किया जा सकता है, या जितने भी आहार योग्य पदार्थ होते हैं उनमें इनका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि इनसे अनेक प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है। अनेक प्रकार के कार्बनिक यौगिक बनाने में भी ये सहयोगी होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं अनेक प्रकार के कार्बनिक यौगिकों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो अनेक प्रकार के जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं उन कार्बनिक यौगिकों में भी डाई हेलो एल्केन का उपयोग किया जाता है। और जो इसका लास्ट उपयोग होता है उस लास्ट उपयोग की हम बात करते हैं कि मेथिल हो या एथिल हो, इनमें से यदि कोई सा भी यौगिक होता है क्लोराइड के रूप में तो उसका उपयोग हम किसमें करते हैं? प्रशीतक के रूप में करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं मेथिल या एथिल, कि मेथिल या उसका कौन सा रूप हो सकता है? एथिल। मेथिल या एथिल क्लोराइड है, इनका उपयोग हम प्रशीतक के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? प्रशीतक के रूप में करते हैं। तो ये आपका डाई हेलो एल्केन क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम ट्राई हेलो एल्केन की बात करेंगे। यहां तक एक बार आपको अच्छी तरह से देखना है, कंप्लीट समझना है। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर
जो पूछना इसका आपको 100% इसका जवाब दिया जाएगा। और ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी क्रमबद्ध वीडियो चल रहे हैं उनको क्रमबद्ध देखें और अच्छी तरह से समझे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।